हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर था लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, उसका सेकंड पार्ट। उसमें जो पॉइंट्स हमारे पेंडिंग थे वो हमने कवर करने हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है उसका हेडिंग जो सबसे पहला है वो है कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसीडरेशन का मीनिंग हम कवर कर चुके हैं, उसके फीचर्स हमने डिस्कस किए, उसके वैलिड होने के रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ जो हमने हेडिंग लिखा वो है कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें कंसीडरेशन का होना ज़रूरी है, उसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, लॉ से एक्सेप्टेबल होने चाहिए। कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये दोनों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ये दोनों के दोनों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मेन हिस्से होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है या किया जाता है या किया जाना होता है। और कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट को हम एक वर्ड के साथ एक्सप्लेन करते हैं जिसे कहा जाता है कि ये दोनों कॉन्करेंट कंडीशन है। कॉन्करेंट का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाली सिचुएशन होती हैं। अगर एक सेलर है वो अपना प्रोडक्ट बेचता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के बदले में, बायर एक पर्टिकुलर अमाउंट के बदले में प्रोडक्ट खरीदता है, तो यहाँ प्रोडक्ट का बेचा जाना सेलर के लिए ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्ट को बेचे जाने के बाद पैसा मिलना, अमाउंट मिलना, प्राइस मिलना, वो उसके लिए कंसीडरेशन है। और उसके बाद अगर हम बायर की बात करें तो बायर जब पैसे देता है और उसके बदले में ऑब्जेक्ट लेता है, बायर का ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट को ख़रीदना है, प्रोडक्ट के पैसे देने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट को एक्वायर करना होता है, उसकी ऑनरशिप को एक्वायर करना होता है। तो हम कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही कॉइन के दो साइड्स इन्हें कहा जाता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कंसीडरेशन होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। कोई भी ऐसा कंसीडरेशन या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं है तो वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होता है। इस चैप्टर के अगले हिस्से में जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो इसी को रिलेट करता है, इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। वो है कंडीशंस ऑफ अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंडीशंस ऑफ अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जब एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव और कंसीडरेशन दोनों ही अनलॉफुल माने जाएंगे और वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जैसे इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहली सिचुएशन जब ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन लॉफुल नहीं होंगे वो हैं एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिड होता है मना किया गया, कोई भी ऐसा काम जो हमारे देश के किसी भी कानून के द्वारा मना किया गया है। ऐसे कामों को करने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव और कंसीडरेशन अनलॉफुल होता है। किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी को फिजिकली उसको नुकसान पहुंचाना, उसके बदले में पैसे के लेन देन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, इलीगल कामों को करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, कोई भी ऐसा काम जो हमारे इंडियन पैनल कोड में क्रिमिनल एक्टिविटी कहा गया है, ऐसा कोई काम करना जो हमारे देश के किसी भी कानून के द्वारा मना किया गया है, वो सारे के सारे एक्ट इस कैटेगरी में आते हैं और वो अनलॉफुल होने की वजह से लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। सेकंड जो कंडीशन होती है अनलॉफुल वाली वो है इफ़ इट इज़ ऑफ सच ए नेचर, if it is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law। यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि अगर उसे करने की परमिशन दे दी गई तो वो हमारे देश के किसी न किसी लॉ की किसी न किसी सेक्शन को, किसी न किसी रूल को वायलेट कर देगा। तो इस तरह के सारे एग्रीमेंट भी इस कैटेगरी में आते हैं और वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें एक सिचुएशन आती है उसे कहा जाता है इफ़ इट इज़ ऑफ ए फ्रॉडुलेंट नेचर, यदि वह कपटमय प्रकृति का है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी की इंटेंशन दूसरी पार्टी को धोखा देने की होती है, उसको चीट करने की होती है, उसके साथ चीटिंग करने की होती है, तो वो भी अनलॉफुल माना जाता है। झूठ बोलना, झूठ बोलने के अलावा गलत इन्फॉर्मेशन देना, जानबूझकर के गलत इन्फॉर्मेशन देना, जानबूझकर किसी इन्फॉर्मेशन को किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना ताकि दूसरा पर्सन हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए, हमारा फ़ायदा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, तो ये भी अनलॉफुल ही माना जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो है इफ़ इट इन्वॉल्व्स और implies injury to the person or property of another। if it involves or implies injury
टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को फिज़िकली हार्म करने की बात की गई है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है, इस तरह की जो आप एग्जांपल्स हैं, जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहा कि आप उसको जान से मार दो, उसको नुकसान पहुंचाओ, उसकी हड्डियां तोड़ दो, उसके बदले में मैं पैसे दे दूंगा, या उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दो, उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लो। ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं इसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, जिसकी वजह से इन्हें लॉ से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है if the court regards it as immoral or opposed to पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को इमोरल, अनैतिक समझता है, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें सामाजिक तरीके से, एक मर्यादित तरीके से, एक अच्छे तरीके से रहने की जो सोशल एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ होती हैं, हमें वो सारी माननी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इमोरल है, जो अनैतिक है, जो अनएथिकल है, वो किया जाता है तो वहाँ ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल हो जाएगा और कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हो जाएगा और वो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट इसी के साथ जुड़ता हुआ हमने पॉइंट लिखा कि अगर वो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। पब्लिक पॉलिसी अभी हम अगले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पब्लिक पॉलिसी का मतलब समाज में रहने का जो एक सभ्य तरीका है, एक जो सही तरीका है, हमें उस समाज की उन सभी बातों को मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो वो बातें पब्लिक पॉलिसी के, लोक नीति के विरुद्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल हो जाता है और उसमें उसका कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होने की वजह से लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होता है। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जो हमने अलग अलग 5 हेडिंग्स में डिस्कस किए हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट में जो सिचुएशन होगी, जो कंडीशन होगी, वो अनलॉफुल कंसिडरेशन की होगी, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की होगी और वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होगा। इस हेडिंग में जो हमने सबसे लास्ट पॉइंट डिस्कस किया वो हमने लिखा था कि इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी उसका ऑब्जेक्टिव और उसमें लिया या दिया जाने वाला कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं, उनका कोई भी लीगल इफेक्ट राइज नहीं होता है। अब इस चैप्टर के अगले पार्ट में जो पॉइंट हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है या जो हम करने जा रहे हैं वो है एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये पॉइंट पूरा डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो अनलॉफुल होते हैं और वो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पब्लिक पॉलिसी का मतलब पता होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है समाज में रहने के जो एक सही तरीका होता है, जो सभ्य तरीका होता है, जो एक अच्छा तरीका होता है, उसके लिए जो नियम सरकार ने बनाए हैं या जो नियम अपने आप बनते चले जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हैं, चाहे वो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन सभी वैल्यूज़ को मानें। अगर हम उन वैल्यूज़ को नहीं मानते हैं, चाहे वो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, कल्चरल हैं, रिलीजियस हैं, तो उनके अगेंस्ट जाकर के अगर हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी काम किया जाता है जिससे दूसरी पार्टी को, अदर पार्टी को या जनता को नुकसान पहुंचता है या पहुंचने की संभावना होती है, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दूसरे पर्सन की जो इमोशंस होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनको ठेस पहुंचती है, उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होती हैं। इन्हें हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानते हैं और इसकी वजह से ये लॉ से एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते, इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। अब हम इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि वो सिचुएशन हैं कौन कौन सी जब एक कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा और वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होगा। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है ट्रेडिंग विद एन अलाइन एनिमी। ट्रेडिंग विद एन अलाइन एनिमी का मतलब है कि अगर एक पर्सन किसी भी ऐसे देश के साथ व्यापार करता है जिस देश को हमारे देश की सरकार ने, हमारे कंट्री ने शत्रु देश, अलाइन एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो कोई भी हमारे देश का सिटीज़न किसी भी ऐसे देश के सिटीज़न के साथ किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता जिस देश को हमारे देश की सरकार ने अलाइन एनिमी, शत्रु देश घोषित किया हुआ है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन इसमें आती है एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद
कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के या न्यायालय के काम में इंटरफेयर करने वाले जो ठहराव होते हैं वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मामला कोर्ट में जाता है तो उसका फैसला कोर्ट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से देखता है, जिसे हम जस्टिस बोलते हैं। लेकिन अगर उन दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी उस डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, वो जज को अप्रोच करती है, जज को रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, फैसले को अपने फेवर में लाने के लिए गलत तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं, तो इस तरह का अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाएगा तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट इसमें आता है एग्रीमेंट्स टू स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन। एग्रीमेंट टू स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए, उसको उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक पर्सन क्राइम करने के बाद दूसरे पर्सन से को नुकसान पहुंचाने के बाद पैसे लेकर के ये सेटल करता है कि चलो हम मुकदमा ख़त्म कर देते हैं, मैं आपको आगे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो ये भी परमिसिबल नहीं है, क्योंकि कानून का नियम है कि आप अपने अपराध का व्यापार नहीं कर सकते हैं या आप उसको लाभ के सोर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के रूल्स हमें मानने होंगे। अगर एक पर्सन, हम यहाँ अगर एग्जांपल लें, एक पर्सन ने चोरी की, उसके अगेंस्ट चोरी का कोई केस चल रहा है, दूसरे पर्सन ने उस पर केस फाइल कर दिया, चोर उसको अप्रोच करता है कि आप मेरे से जो मेरे ऊपर आपने केस किया है उसको वापस ले लो, उसके बदले में मैंने जो आपके पैसे चुराए हैं उसके अलावा मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा, तो ये परमिसिबल नहीं होता, कि ये अलाउड नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल होगा और ये कंसिडरेशन भी अनलॉफुल माना जाएगा, क्योंकि इस तरह से अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना होती है। तो किसी भी पर्सन को अपने अपराध का व्यापार करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आता है एग्रीमेंट टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एग्रीमेंट टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये पॉइंट अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है कि अगर एक पर्सन को हमने पैसे उधार दिए, ड्यू डेट आ गई, तो हम वो अगर पैसे वापस मांगे, वो पैसे नहीं देता, तो हमें उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का अधिकार होता है, और वो एक्शन हम मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। अगर हम नहीं लेते हैं तो वो लिमिटेशन एक्ट के अप्लाई होने की वजह से टाइम बार्ड डेब्ट कहलाता है, अवधि वर्जित ऋण कहलाता है, और उसके बाद हम वो पैसा रिकवर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते समय वहाँ ये मेंशन कर दें कि दोनों पार्टीज़ पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो ये भी परमिसिबल नहीं है, ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट एक एग्रीमेंट मेंशन यहाँ किया गया है वो है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। दलाली लेकर विवाह करवाने के ठहराव। शादी के लिए आप बहुत सारी साइट्स देखते हैं, जो सोशल साइट्स होती हैं, वो रिश्ते करवाती हैं और उसके बदले में वो एक मिनिमम फ़ीस चार्ज करती हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइडर हैं। लेकिन यहाँ हमने वर्ड किया मैरिज ब्रोकरेज। जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर फैमिली में शादी कराने के लिए पूरा ड्रामा क्रिएट करता है, मिडल मैन को शामिल करता है कि मेरी शादी उस अमीर परिवार में करा दो, मैं उसके बदले में आपको इतने लाख रुपये दे दूँगा। तो इस तरह की सिचुएशन अगर रियल लाइफ में भी आती हैं तो वो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट होती हैं और वो हमारे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एग्रीमेंट्स इन रीस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी। रीस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी में एक वर्ड है रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट होता है बाधा डालना, रोकना, किसी काम को ना करने देना। अगर कोई भी पर्सन अपने पेरेंट के रोल को निभा रहा है तो वो माता पिता के रूप में जब अपना काम करता है तो उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बहुत सारे राइट्स भी होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उसे अपने बच्चों का सही तरह से पालन पोषण करने का, उनको डेवलप करने का अधिकार होता है। कोई भी पर्सन अगर उनके इस फंडामेंटल राइट में इंटरफेयर करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट करता है तो वो हमारा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरिंग पब्लिक ऑफिस। एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरिंग पब्लिक ऑफिस, प्रोक्योर करना मतलब प्राप्त करना। पब्लिक ऑफिस का मतलब यहाँ पर सरकारी नौकरी से है, सरकारी पोस्ट से है, गवर्नमेंट जॉब से है, गवर्नमेंट पोस्ट से है। और लॉ में बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो पर्सन
सरकारी पोस्ट पर है, ना तो अपनी पोस्ट वो खरीद सकता है, ना ही अपनी पोस्ट बेच सकता है। किसी भी पर्सन को जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ना तो उन्हें बेचने का अधिकार होता है, ना खरीदने का अधिकार होता है। ये सारी चीज़ें लॉ के अंदर गलत मानी गई हैं। रिश्वत दे करके अगर आप कोई उपाधि प्राप्त करते हैं, कोई पब्लिक ऑफिस प्राप्त कर लेते हैं और वो आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो ये भी अलाउड नहीं होती है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद ड्यूटीज़ रिलेटेड टू मैरिज। जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत सारी ड्यूटीज़ बनती हैं, राइट्स बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और उन फैमिलीज़ को वो सारे रूल्स मानने पड़ते हैं। लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी अगर हस्बैंड वाइफ को उनकी इन ड्यूटीज़ को पूरा करने से रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट करती है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। मोनोपोलीज मतलब एकाधिकार। अगर बहुत सारे बिजनेसमैन आपस में इस इंटेंशन से इकट्ठे हो जाते हैं कि वो मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, प्राइसेस ज़्यादा रखने शुरू कर देंगे, तो वो मोनोपोली अगर क्रिएट की जाती है लेकिन वो समाज के हितों के विरुद्ध, वो सोशल एक जो इंटरेस्ट होते हैं, कस्टमर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है तो वो परमिसिबल नहीं होती है। लेकिन अगर वो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, कस्टमर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, समाज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो वो परमिसिबल होगा। नेक्स्ट है इसमें एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। जो हम हैं, अगर हम एज ए सिटीज़न की बात करें तो हमें हमारी लाइफ सही तरह से जीने का अधिकार होता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स सरकार ने हमें दिए हुए हैं वो सारे हमें यूज़ करने का अधिकार होता है। कोई भी पर्सन अगर हमारी पर्सनल फ्रीडम में इंटरफेयर करता है तो वो परमिसिबल नहीं होता, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। उस तरह का एग्रीमेंट वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ डिग्री और ऑनर। एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ डिग्री और ऑनर का मतलब जो डिग्रीज होती हैं, जो हम पढ़ने के बाद डिग्री एक्वायर करते हैं, ना तो हम उन्हें पैसे दे करके ख़रीद सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऑनर्स होते हैं, कुछ सम्मान होते हैं। सरकार जो अलग अलग तरह के जैसे पद्मश्री है या इस तरह के जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये ऑनर्स किसी पर्सन को देती है तो उसके बहुत सारे रूल हैं। इन चीज़ों को ना तो ख़रीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। इनको प्राप्त करने के लिए अगर इलीगल तरीके से कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वो भी लॉ में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। बिना मतलब मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है और वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और आता है, वो है एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। हर एक पर्सन जिस भी पोस्ट पर काम कर रहा है उसे उस पोस्ट से, उस पद से जुड़ी हुई, उस डेजिग्नेशन से जुड़ी हुई जो भी ड्यूटीज़ हैं वो सही तरह से पूरी करनी होती हैं। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट जा कर के रिश्वत ले कर के नंबर 2 के काम करने शुरू कर देता है तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। न्यूज़पेपर में सही खबरें छपनी चाहिए, मीडिया पर सही खबरें दिखाई जानी चाहिए, लेकिन अगर उनके एडिटर जो होते हैं, उनके रिपोर्टर्स हैं, किसी पर्सन को ब्लैकमेल करके कि हम आपकी गलत खबर दिखा देंगे, हम आपकी रेपुटेशन ख़राब कर देंगे, इस तरह का अगर वो इमोशनल ब्लैकमेल करके उस पर्सन से पैसे ले लेते हैं या पैसे लेने का एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। सरकारी जो ऑफिस होते हैं वहाँ कोई रिश्वत लेकर के अगर कोई काम करता है तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, वो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते। इसी सिचुएशन से जुड़े हुए और हो सकते हैं कि अगर हम बात करें टैक्स की चोरी करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है, रिश्वत के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, रिश्वत लेकर गवाही देने के, विटनेस के रूप में कोर्ट में जाने के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, चुनाव जब होते हैं, इलेक्शंस के रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इलेक्शंस में वोट को ख़रीदने बेचने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारे भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी की कोई भी एक छोटी सी डेफिनेशन अपने आप में देना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी इतनी वास्ट है कि इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है। तो इसके एरिया में आने वाले ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एग्रीमेंट हैं,
लेकिन इन रियल लाइफ ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जो हमारे समाज की बेसिक वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ या किसी भी तरह के एथिक्स के ख़िलाफ़ है, बेसिक सिस्टम के ख़िलाफ़ है, उससे किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंच रहा है, पहुंच सकता है, पहुंच सकने की संभावना है, तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं और वो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते। तो ये था इस चैप्टर का वो हिस्सा जो हमने कवर करना था कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं और उनका लीगल स्टेटस क्या होता है। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट का मतलब होता है कि कई बार कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने से ऐसा लगता है कि उसका ऑब्जेक्टिव और उसका कंसिडरेशन कुछ हद तक तो सही है लेकिन उसमें कुछ गलत भी है। तो अब उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस क्या होगा, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पर। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक हिस्से के रूप में देखें, एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखें और उनको देखने से ये पता चलता है कि वो सारे का सारा ही अनलॉफुल है, तो वो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकेगा। लेकिन अगर उसका कुछ हिस्सा वैलिड है और कुछ हिस्सा इनवैलिड है, कुछ हिस्सा लीगल है, कुछ हिस्सा इलीगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उस कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से कर सकते हैं। लॉफुल को अलग कर दिया जाएगा, अनलॉफुल को अलग कर दिया जाएगा। लॉफुल वाला लॉ से एनफोर्स करवाया जा सकेगा, वो वैलिड होगा। जो अलग करवाने के बाद अनलॉफुल वाला बच गया था वो अनलॉफुल है, इस वजह से वो लॉ से एनफोर्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन अगर शराब की दुकान पर काम करता है, उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है, तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये पूरे का पूरा लॉफुल है। लेकिन अगर उसे ये कहा जाए कि आपको सुबह के समय शराब बेचनी है, शाम को आप वहाँ पर ड्रग्स बेचेंगे, नशे की जो चीज़ें हैं वो बेचेंगे, उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे, तो अब इस पर्सन के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एक वो जॉब कर रहा है जो लीगल है, दूसरा वो जो काम कर रहा है वो इलीगल है। इसका मतलब अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से कर सकते हैं, दो पार्ट कर सकते हैं। इसे बाइफिकेट करना कहते हैं, सेग्रीगेट करना कहते हैं, अलग करना कहते हैं। जो अलग होने के बाद वैलिड हिस्सा है वो लॉ से एनफोर्स करवाया जा सकेगा, जो अनलॉफुल है, जो वैलिड नहीं है, वो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकेगा। तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पर कि वो लॉ से एनफोर्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट हमने कवर किया। अब अगर हम इस चैप्टर को समराइज़ करें तो इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं वो क्या क्या हैं। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, एक कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, और इसमें हमने कवर किया कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां बिना कंसिडरेशन के भी किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड होता है, जिसको हमने लिखा था एक्सेप्शंस टू द रूल, जहां हमने कहा था एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। ये हेडिंग हमने कवर किया। फिर इसके बाद हमने इसमें जो पॉइंट डिस्कस किए हैं वो हैं कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। देन we have covered that concept unlawful consideration and object, इसका क्या मतलब होता है, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे अनलॉफुल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड फाइनली वी हैव कवर्ड द कंसेप्ट एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एंड एट द एंड हमने एक पॉइंट अभी जो मेंशन किया वो है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट अगर होते हैं तो उसका लीगल स्टेटस क्या होता है, उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे इस चैप्टर के इस हिस्से में आते हैं। और आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनिए। और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि लॉ को जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि लॉ को सुनने में वो बड़ा आसान लगता है, लॉ को मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉ के पेपर में जो स्कोर करना, नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको बुक को अच्छे से पढ़ना होता है। इसी तरह से जब हम आपको समझाने की कोशिश करें उस लेक्चर को भी आपको बार बार सुनना होगा। थैंक यू।